देश प्रदेश में सबसे पहले बात चक्का जाम की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश भर में किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया था। इस दौरान कई राज्यों में किसानों ने हाईवे बंद किए। चक्का जाम की वजह से कई जगह लंबा जाम भी लगा। उन्होंने सोनीपत के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया। इसके साथ ही करनाल में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे और पलवल में भी हाईवे बंद किया गया। दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशनों को एहतियातन बंद किया गया। इसके साथ ही बेंगलुरु में एहतियातन 30 किसानों को हिरासत में लिया गया। हापुड़ में भी किसानों ने चक्का जाम किया। वहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अक्षय, वहां पर क्या देखा आपने, क्या स्थिति है, किसान क्या कह रहे हैं? कादम्बरी, अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की और ख़ास तौर पे पश्चिमी यूपी की, उत्तराखंड की, तो हम सभी जानते हैं कि इस पूरे इलाके को गन्ना बेल्ट कहा जाता है। अभी इस वक्त गन्ने का सीज़न पीक पर है और जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रॉली जो भी है, इनके ऊपर भी गन्ने लदे हुए हैं। तो कल राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में जो किसान है वो चक्का जाम नहीं करेंगे, बल्कि ज्ञापन दिया जाएगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है वहाँ पर इन लोगों ने, जो किसान है इन इलाकों में, उन्होंने ज्ञापन दिया। लेकिन कारण क्या था ऐसा एकदम सरप्राइजिंग बयान देने का, वो समझने के लिए हमारे साथ ये सभी गन्ना किसान मौजूद है। इस वक्त हम हापुड़ के गन्ना खेतों के पास मौजूद है और इन्हीं से समझते हैं कि कारण क्या था कि एकदम बदलाव किया गया इस पूरे प्लान में। तो विनीत मेरे साथ है। सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करूंगा ये कारण समझने के लिए कि ये एक्सेप्शन क्यों थी। तो विनीत, आज के दिन जो चक्का जाम की बात करी गई थी उसमें उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड को एक्सेप्शन दिया गया, कहा गया कि यहां पर चक्का जाम नहीं होगा। उसका कारण क्या था? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा इस चक्के जाम को और पूरे उत्तर प्रदेश के वासियों का और पूरे उत्तराखंड के वासियों का इस चक्का जाम को पूरा समर्थन है जी। और रही बात उत्तर प्रदेश में चक्का जाम ना करने की और उत्तराखंड में चक्का जाम ना करने की, यहाँ पर गन्ने का डालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और लोगों की मिल पर्चियां ना मिलने के कारण बहुत सारा गन्ना बकाया है, खेतों में खड़ा हुआ है और उसका लगभग अगोला भी सूखने के लग गया है। अगोला सूखने के कारण जो लोग अगोला काट के ले जाते हैं, उसके ऊपर का जो अगोला काट के ले जाते हैं, वो भी लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमें लगता है चक्का जाम की वजह से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जी 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 अगर चक्का जाम यूपी में होता तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट गन्ना मिल में ले जाता है जी, तो वो बाधित होता और बाधित होने के कारण वो पुनः वापस नहीं होता और उसके बाद उसके लगभग 2-3-4 दिन तक सेंटरों पर तौल नहीं चलती। इस वजह से ये चक्का जाम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वापस लिया गया है, कहना था। और बाकी पूरे की पूरी अगर गन्ना किसानों की बात करी जाए तो उनकी एक रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स है, कई सारी समस्याएं है। वो हमें ज्ञानेश्वर से हम समझना चाहते हैं कि सबसे बड़ी अगर समस्या की बात करी जाए, भले ही वो पेमेंट की हो या फिर शुगर केन एक्ट की हो, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है इस वक्त गन्ना किसानों की और नए कानूनों से और समस्या क्या बढ़ सकती है? देखिए, नए कानून, पहली बात हम पीछे जाते हैं। जो ये हमारा गन्ना डलता है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेस पर डलता है। उसके बाद को मिल अपनी मनमानी की करता है। आप देखेंगे कि अब भी पेडी का गन्ना जनवरी खत्म हो गया है, फरवरी स्टार्ट हो गया है, पेडी का गन्ना अब भी खड़ा हुआ है। होता यह है कि जनवरी में पहले हाफ जनवरी तक ये पेडी डल जानी चाहिए। इसमें मनमानी तरीके से मिल पर्चियां दे रहे हैं अपनी स्वेच्छानुसार। किसान चाह रहा है कि जल्दी उसकी पेड़ी खत्म हो जाए, गेहूं बूझ जाए, लेकिन गेहूं तो छोड़िए, गन्ने की पेड़ी अभी खड़ी है। तो पेमेंट का क्या हाल है? पेमेंट ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें छोटा सा मेन ये है कि अपनी मनमर्जी से हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गन्ने किसान का पेमेंट 14 दिन में हो जाना चाहिए। सरकार इसे दिलाने में नाकाम है। 14 दिन छोड़िए, 1 साल हो गया है। हमारा गन्ना किसान, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का मिलों पर 5,333 करोड़ का गन्ना का पेमेंट पिछले साल का बकाया है। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं है, ना आरसी जारी नहीं हुई है, ना कोई गिरफ्तारी होती है इनकी। और 14 दिन का गन्ना पेमेंट अगर नहीं होता है तो उस पर ब्याज दिलाना होता है, ब्याज भी छोड़िए। और एक चीज व्यथा ये है, अगर सपोज करो अपना
किसान है सोसाइटी से अपना खाद खरीद लेता है, उसी दिन से उस पर ब्याज चालू हो जाता है। ये सभी समस्याएं कादम्बनी आप जैसे कि आप सुन रही थी अभी इन किसानों को, तो एक ही नहीं अन्य समस्याएं भी है। ये लोग कह रहे हैं कि बच्चों की फीस देने तक का पैसा नहीं बचता है, शादी ब्याह के लिए इन लोगों को कर्जा लेना पड़ता है, और आने वाले जो नए कानून है उसकी वजह से ये जितनी भी परेशानी है सुलझने के बजाय और उलझती चली जा रही है। इसीलिए ये लोग अपने काम छोड़कर गाजीपुर जैसी जगहों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अक्षय इस पूरी जानकारी के लिए। तो भले ही चक्का जाम उत्तर प्रदेश में ना हो, लेकिन जैसा अक्षय ने अभी बताया, हापुड़ में किसानों का पूरा समर्थन जो है इस चक्का जाम के लिए, क्योंकि कानूनों का विरोध, कृषि कानूनों का विरोध वो भी वहां पर कर रहे हैं। उधर बेंगलुरु में प्रदर्शनकारी किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन किया, जिसके चलते 30 किसानों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। इस मामले पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई। यहाँ यलहंका में एक बार फिर कुछ किसान आए हैं, वो रास्ते पे बैठ के हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी पुलिस यहाँ पर तैनात है और एक्स्ट्रा फोर्स भी यहाँ पर बुलाई गई है। बेंगलुरु में कई जगहों पर इस तरह के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। हमारे साथ एक साहब यहाँ पर मौजूद हैं जिनके हाथ में देखिए नारंगी है। यहाँ आप किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? सर मैं इधर नागनहली में रहता हूँ और फार्मर चीज कोर्ट के लिए आए हैं, ठीक है। और ये फार्मर का जो एजिटेशन है दैट इज फॉर द फूड एवरी रिलीजन टेक, इट्स नॉट अ रिलीजन बेस्ड। वी आर रेजिंग एक्यूरेट दैट जस्ट ब्रिंग बैक ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर अस। ये नारंगी भी दो है आपके पास? नारंगी लेके आए हैं ना, कि अगर वो डंडा दिखाएंगे तो हम नारंगी खिलाएंगे। हमारा प्रोटेस्ट यही है कि जो एक्चुअल चीज़ नहीं है, लोगों को नहीं समझ आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, कि अगर मोदी साहब को है तो वो आते क्यों नहीं, बताएं यार एक्चुअल है क्या प्रॉब्लम। हम बता रहे कि एमएसपी, ये बोलते हैं कि एमएसपी लागू रहेगी, पर नहीं लागू रहेगी ना, क्योंकि ये रोटी का सवाल है। कोविड में सबको समझ आ गया है कि इंसान को लग्जरी गाड़ी ना भी मिले, घर ना भी मिले, कुछ कपड़ा ना भी मिले, बट वो रोटी तो खाएगा ना। तो रोटी के ऊपर अगर सवाल आ जाएगा तो फिर तो सारी दुनिया सामने आएगी ना। तो इस तरह से यहाँ पर बेंगलुरु में सिर्फ यलहंका में ही नहीं बल्कि कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट की खबर आ रही है। उत्तर कर्नाटक, यादगीर, हुबली, साथ ही साथ रामनगरा, इन सभी जगहों से प्रोटेस्ट की खबर आ रही है। और यहाँ पर काफ़ी पुलिस के लोग तैनात हैं। यहाँ पर ये हाईवे है, थोड़ी सी भीड़ आती है तो देखिए किस तरह से ट्रैफिक रुक जाता है। यलहंका बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बैकडोर नियुक्तियों के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। इनकी मांग है कि एलडीएफ के दौर में हुई सभी ऐसी नियुक्तियों की न्यायिक जांच की जाए। प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय के पास मार्च कर आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हो गई, धक्का मुक्की होती रही। बाद में पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। काफी देर तक ऐसा ही माहौल बना रहा। ₹1 राम के नाम, ये जो नारा है वो राजस्थान में एनएसयूआई ने चलाया है और ये अभियान है उनका। राजस्थान में इस अभियान से कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भाजपा को टक्कर देना चाहती है एनएसयूआई। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम मंदिर के बैंक अकाउंट नंबर बांट के लोगों को ये सलाह दे रही है कि राम मंदिर का चंदा सीधे राम मंदिर के अकाउंट में डालो, न कि किसी अन्य संगठन के हाथों में। राम के नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, ₹1 राम के नाम। हिंदुत्व की परिभाषा से जुड़े ऐसे नारे अब राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन या कांग्रेस की एनएसयूआई लगा रही है। कांग्रेस का दावा है भाजपा से जुड़े संगठन राम मंदिर के नाम पे जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ वो कई जगह लोगों पे दबाव भी डाल रहे हैं। एनएसयूआई कहती है उनका मकसद चंदा इकट्ठा करना नहीं है, सिर्फ जागरूकता अभियान चलाना है। राम मंदिर को हम कहीं ओपोजिशन नहीं कर रहे। जो
भगवान राम के नाम पर एक फर्जी हिंदुत्व ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस फर्जी हिंदुत्व से हमारी लड़ाई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोगों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते के नंबर बांट रही है। कांग्रेस का कहना है सिर्फ राम मंदिर के अकाउंट में पैसा डालो, किसी अन्य संगठन को चंदा मत दो। हाल ही में भोपाल में वीएचपी ने राम मंदिर के नाम चंदा इकट्ठा करना शुरू किया है। उसको भी भगवान राम जन्मभूमि में श्रद्धा से कोई दान करना है, राशि देना है, तो ये मोदी जी ने चलाया है डिजिटल इंडिया। इसलिए डिजिटल माध्यम से पेटीएम माध्यम या बैंक अकाउंट नंबर हैं, उन बैंक अकाउंट में ये सीधे राम जन्मभूमि कर जाएगा। लेकिन भाजपा का आरोप है कांग्रेस का मकसद जागरूकता नहीं, राजनीति करना है। भले ही एनएसयूआई हो या दूसरे लोग हो, वो इस पर बिना वजह की सियासत कर रहे हैं। राम इस देश में सियासत का मुद्दा नहीं है, और अब राम के नाम पर इस तरीके की ओछी राजनीति करना, ये कांग्रेस का चेहरा उजागर हो गया। कोई इस पर दबाव नहीं है और कोई नारेबाजी आप देख ही रहे हैं स्वयं। कोई दबाव किसी पर नहीं, किसी पे कोई दबाव नहीं, आपकी इच्छा है, दें चाहे ना दें। स्वेच्छा से वोट समय आएगा तो वोट देंगे। राम मंदिर की परिभाषा पे अब तक भाजपा ने अपना हक माना था, लेकिन लगता है अब कांग्रेस को भी इसका हिस्सा चाहिए। भोपाल से अनुराग द्वारी के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोविड और लॉकडाउन के दौर में बीएमसी ने अपने स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई तो करवाई, लेकिन मुंबई में करीब 60,000 बच्चे ऐसे हैं जो इससे बाहर रह जा रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर मुंबई का ये हाल है तो देश के दूसरे हिस्सों में हालात कैसे होंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाकों के झुग्गियों में रहने वाले ये बच्चे इसी तरह किताबों से पढ़ाई करते हैं। स्कूल भले ही ऑनलाइन शुरू हुए हों, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से बच्चे किताबों से पढ़कर अपना पाठ्यक्रम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वे परीक्षा कैसे देंगे, ये भी एक सवाल है। दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, 10 महीनों से, और हमारी जो पढ़ाई एकदम पीछे होते जा रही है। हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, जैसे कि हमें पढ़ना चाहिए। अभी हम मोबाइल नहीं है, इसी की वजह से तो हम और ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। बीएमसी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार शहर में करीब 60,000 बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार मुंबई के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में करीब 6,20,000 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनमें से 60,945 बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 37,213 बच्चों के पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, तो वहीं 20,367 बच्चों के पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन के समय कुल 37,292 बच्चों ने पलायन किया था, जिसमें से 4,286 बच्चों से बीएमसी प्रशासन अब तक संपर्क नहीं कर पाया है। हालांकि बीएमसी इस कोशिश में है कि जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं है, उनके लिए भी व्यवस्था हो सके। जो बच्चा हमारे संपर्क में नहीं है, उसके लिए तो हमने वो जो पालक मित्र बनाए हुए, बालक मित्र बनाए हुए, शिक्षक मित्र बनाए, हमारे जो टीचर है वो भी उनके यहाँ जाके उनको ढूंढते हैं और उनको जाके पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो जो कुछ पैंडेमिक सिचुएशन में कोरोना की जो कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, उसके मुताबिक उसकी सुरक्षा देख के वो जो कुछ SOP है वो फॉलो करके वो काम कर रहे हैं। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, घर पर हैं और एकदम गरीब परिवार के हैं। उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पालक जो है नहीं खरीद सकते मोबाइल, तो हम शिक्षक मित्रों की सहायता से इन स्लम के बच्चों को रोज 6 से 8 कभी 6 से 7 पढ़ाने में परम आनंद की अनुभूति होती है। और ये जो बालक मित्र पालक शिक्षक मित्र हैं, यही हमारे देश के भविष्य हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अगर हजारों की संख्या में बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तो ये समझा जा सकता है कि देश के दूसरे हिस्सों में हालात कितने खराब होंगे। ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन की ओर से ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब बच्चों की परेशानी कम हो और किसी की पढ़ाई अधूरी न रह जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।